अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम मलिक है। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मरियम नवाज़ ख़ान और आज तारीख़ है 1 नवंबर 2024 और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ उठाने के बाद कुछ अहम तरीन फैसले किए, कुछ अहम तरीन इकदाम उठाए, जिससे ये वाज़े होने लगा कि नए चीफ जस्टिस की सिमत क्या होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को साथ लेकर चले। मगर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के एक ऐसे अहम तरीन कदम की जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ, जो बराह रास्त जुड़ा है अदलिया की आज़ादी के साथ, जो बराह रास्त जुड़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, जो बराह रास्त जुड़ा है उस एग्जेक्टिव के साथ, उस फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत करती थी। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की एक अहम तरीन मुलाकात हुई और मुलाकात भी उनके हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद हुई। इस मुलाकात की कहानी क्या है और इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदलिया की आज़ादी को इंश्योर करने के लिए एग्जेक्टिव को क्या अहम तरीन मैसेज दिया, आज इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी साथी कोलीग मरियम नवाज़ ख़ान अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस वक्त शहर से बाहर हैं, तो वो हमें आने वाले चंद दिन इसी तरह वीडियो लिंक से हमारे साथ मौजूद होंगी। तो मरियम, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के एक इकदाम की। तो आपको याद होगा कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी आए तो उन्होंने पहले रोज़ हल्फ उठाया और हल्फ उठाने के बाद कुछ अहम तरीन इजलास जो थे वो भी तलब किए थे, और उसके साथ साथ एक जो कमेटी थी उसको भी दोबारा तश्कील नौ की, उसकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, और उसके बाद उनकी एक मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात की जो कहानी है वो अब तक रिपोर्ट नहीं हुई। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल वसीम, आज हम इस के हवाले से बात करेंगे और मैं समझती हूँ कि जो हम अहम तरीन ये तफसीलात रखने लगे ऑडियंस के सामने, ये वो एक सिमत आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चीफ जस्टिस की ज़रूर तय करता है, लेकिन साथ ही कंसर्न कोर्ट्स को एक सख्त पैगाम है, बल्कि उन तमाम तर लोगों को, या शायद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो इकदाम किया जो पिछले चीफ जस्टिस को करना चाहिए था, जो उन्होंने अपने दौर में नहीं किया। तो वसीम, पहले ये बताइएगा कि हम अगर इसके हवाले से बिल्कुल क्लियरली बात करें कि क्या हुआ, आखिर वो कौन सा कदम है जो जस्टिस याहिया अफरीदी के उन तमाम तर इक़दामात से सुबकत ले गया और अभी तक वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुआ। उसमें क्रेडिट तो जस्टिस याहिया अफरीदी को जाता है, ना वो मीडिया फ्रेंडली है, ना ही उनसे होने वाली मुलाकातों का अहवाल मीडिया को पता लग सका। और यहाँ पर हमें ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए कि ये वो इकदाम है जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ उठाते ही किया, और आज हम भी इसको एक हफ्ते बाद रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी इतलात अब सामने आई है। तो बताइएगा पहले ये कि ये कदम है क्या, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की किससे मुलाकात हुई और ये कौन सा मामला है, फिर हम तफसीलात मुकम्मल तौर पर ऑडियंस के सामने रखते हैं। मरीम, मैं ना आपको और हमारे ऑडियंस को उस दिन पर लेके जाना चाहता हूं जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट पर एक अलविदाई रेफरेंस हुआ था, और उस रेफरेंस में जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने खिताब किया था उसमें उन्होंने अपनी 3 तरजीहात जो हैं वो लोगों के सामने रखी थी। उन्होंने उसमें कहा क्या था एग्जैक्टली, वो मैं ऑडियंस के सामने रख देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि एज फॉर वट लाइज अहेड लेट मी इंश्योर यू ऑल दैट विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी for the citizen of Pakistan, rule of law shall prevail, principle of trichotomy of power shall prevail, dignity of the judges and the majesty of the court strictly ensured। अब ये जो 3 अहम तरीन उन्होंने अपनी तरजीहात बताई थी, जिसमें जो सबसे तीसरे नंबर पर थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि चाहे वो चित्राल में बैठा एक एडिशनल सेशन जज हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे मेरे साथी जजेस हों, पूरे मुल्क की जो जुडिशरी है उनकी जो डिग्निटी है मैं उसको इंश्योर करूंगा, और जो अदालत का भी एहतराम है उसको हम यकीनी बनाएंगे। तो जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये सारी प्रायोरिटीज़ बताई, वहीं उन्होंने थोड़ा सा आगे जाकर एक और बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो मेरी ये तरजीहात हैं ये उस सूरत में मुमकिन होंगी जब इस मुल्क की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर चीफ जस्टिस के बाद जो दीगर जज साहिबान हैं वो मेरे साथ ऑन बोर्ड होंगे। तो ऑब्वियस है, अगर चारों हाई कोर्ट की बात करें तो इस सब में जो गुज़श्ता एक साल का अरसा गुजरा, और बिलखसूस गुज़श्ता साल मार्च में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बड़ी लाइमलाइट में आई थी। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने गालिबन 25 मार्च 2023 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम एक ख़त भी लिखा था, और हम अपनी FCR की एक वीडियो में बता चुके हैं कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ उठाने के बाद 2 इजलास तलब किए थे, जिसमें एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था और दूसरा ATC के जो इंतज़ामी जजेस हैं उनको कारकर्दगी रिपोर्ट
रिपोर्ट के साथ तलब किया गया था, तो उसको भी हमने जोड़ा था कि मुमकिना तौर पर एक खबर सामने ये भी आ सकती है 8 नवंबर को SJC के इजलास में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस के खत का मामला है वो टेकअप किया जाए। तो ये खबर भी वहीं जुड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ। हमारे अदालती ज़राए जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी जिस रोज़ उन्होंने हल्फ लिया उस दिन उन्होंने 4 इक़दामात किए, उसको तो हम रिपोर्ट कर चुके, मगर उसी शाम एक मुलाकात होती है जस्टिस याया अफरीदी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस को बुलाया जाता है जो ख़त लिखकर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये हिदायत मांग चुके हैं कि जब जुडिशरी में एग्जेक्टिव यानी कि बिलखसूस उन्होंने नाम लिखा था ISI के ऑपरेटिव्स का, यानी अगर मैं अपनी अंदाज में अल्फाज में बताऊं तो इस मुल्क की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया में मुदाखलत करती है अपनी मर्जी के जुडिशल आउटकम्स हासिल करने के लिए, उस मामले को एक्सपोज किया था। तो उसी मामले पर यह मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ये इनिशिएट जो मामला किया गया था ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से किया गया था और उनके पहले दिन ये किया गया था, शाम के वक्त ये मुलाकात होती है और इस मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही 6 जज शामिल होते हैं जिन्होंने ख़त लिखा था। और उसके बाद फिर इसमें जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो उन जजेस से उनके जो मामलात हैं उन पर बात करते हैं। ख़त का मामला भी डिस्कशन में आता है, जो अदलिया में मुदाखलत हो रही थी और उन जजेस को जो कंसर्न्स थे वो मामला भी डिस्कशन में आता है। और उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो इन 6 जजेस को इंश्योर कराते हैं कि अब मामलात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं मेरी कमान में, यानी कि मेरी सरबराही में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा नहीं होगा। और इंटरेस्टिंगली ये मुलाकात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के बगैर हुई है, यानी कि हमारे अदालती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये जो मुलाकात थी इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो है वो मौजूद नहीं थे। यानी वसीम सिर्फ 6 जजेस को बुलाया गया था, यानी 2 जजेस जिन्होंने खत नहीं लिखा था और उस वक्त जिनके बारे में ये भी कहा जाता है जैसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं और जो जस्टिस मियां गुल हैं वो मुमकिना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो वो शामिल नहीं थे। सिर्फ खत लिखने वाले 6 जजेस थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जस्टिस याया अफरीदी जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल खामोश है, तो उनकी खामोशी के पीछे कोई तूफान है। तो इसका मतलब है तूफान तो बर्पा हो चुका है, क्योंकि इन 6 जजेस के खत ही ने अदालतों के अंदर और ये जो मौजूदा तमाम तर अदालतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी बुनियाद रखी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए सिग्निफिकेंटली इस मुलाकात की जो अहमियत है वो तो इस बात से ज़ाहिर हो रही है कि एक चीफ जस्टिस जो उसी रोज़ हल्फ उठा रहा है उससे उसकी तरजीहात का इल्म होता है। और फिर मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बताऊँ, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हमारे ज़राए फिर ये भी बताते हैं कि जब उन जजेस से मुलाकात हुई तो उसके बाद जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने कंसर्न्ड क्वार्टर्स को, यानी कि मुदाखलत करने वाले लोगों को, उन्होंने एग्जेक्टिव को एक बड़ा ही सख्त पैगाम भिजवाया। उन्होंने कहा कि इससे कबल मामलात कुछ और थे, अब अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा अब इस तरह के जो इक़दामात हैं उनसे गुरेज किया जाए। तो ये इंतहाई अहम तरीन इतलात हैं कि सबसे पहले जस्टिस याया अफरीदी उन 6 जजेस को बुलाते हैं, मुलाकात होती है और उसके बाद फिर एग्जेक्टिव को भी ये पैगाम दिया जाता है। वसीम मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो आपकी जो खबर है कि 6 जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, अगर मैं उनके नाम बताऊं तो उनमें सर फहरिस्त हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, देन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उसके अलावा जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, फिर जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक, उसके अलावा जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस बाबर सत्तार। तो इन 6 जजेस से मुलाकात हुई है जस्टिस याया अफरीदी की। तो मुझे ये भी बताइएगा कि मुलाकात में क्या जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने गए हैं, क्योंकि इससे पहले जब चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने 25 मार्च को और गालिबन 26 मार्च को इन जजेस को बुलाया था, तो उस मुलाकात का अहवाल तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, बल्कि वो बहुत थ्रेटनिंग किस्म की मुलाकात थी। उसमें चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के हवाले से ये कहा जाता है, साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से, कि उन्होंने मुमकिना तौर पर इन जजेस को कहा था कि आपने मेरी पीठ पे छुरा घोंपाया और आप ये खत लिखने से पहले भी उनको कहा गया था कि आप ये खत ना लिखें। और बाद में जब फुल कोर्ट के इजलास हुए तो वहां पर भी जस्टिस अतर मिनल्ला को कहा गया कि ये हीरोज नहीं है ये जज, और फॉर गॉड सेक डोंट कॉल देम हीरोज। तो ये भी बात सामने आई थी। तो अब क्या इन चीफ जस्टिस ने इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं? क्या इसी किस्म के कलमात दोबारा कहे गए हैं इन जजेस को, या दादरसी की गई है? देखिए ऑब्वियस है अब पहले जैसे तो हालात नहीं रहे।
اب اگر جسٹس یحییٰ افریدی اپنے حلف کے پہلے دن ہی شام کے وقت ان ججز کو بلاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ معاملات اسی طرح سے ہی ہوں گے کہ جب جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان ججز کو ملاقات کے لیے بلایا تھا تو الٹا ان ججز کو تھریٹ کیا گیا تھا، ان ججز کو کہا گیا تھا، حتی الامکان کوشش کی گئی تھی کہ یہ ججز جو ہیں وہ خط نہ لکھیں، یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ ججز جو ہیں وہ معاملات کو آن ریکارڈ نہ لے کے آئیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ تو سمجھتے تھے کہ ان کے دور میں مداخلت ہوئی نہیں ہے سرے سے، اور اس کو وہ ماننے سے بھی انکاری تھے۔ لیکن جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، مجھے آپ صرف اتنی بات بتا دیجئے کہ اگر ایک چیف جسٹس حلف لے رہا ہے اس دن حلف لینے کے بعد وہ پہلا اپنا اقدام کرتا ہے کہ جو 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کی ازسر نو تشکیل کرتا ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کرتا ہے، ATC کے انتظامی ججز کی جو میٹنگ ہے وہ بلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلاتا ہے، اور پھر جب اپنا وہ انیگورل سپیچ کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ اپنی 3 ترجیحات بتاتا ہے، ٹرائیکاٹومی آف پاور، رول آف لا، اور تیسرے نمبر پر ڈگنیٹی آف ججز اور جو کورٹ ہے اس کو وہ پریویل کرنے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو جو ملاقات کے لیے بلایا گیا تو آبویس ہے اس خط کے مندرجات بھی ڈسکس ہوئیں گے، اور پھر نہ صرف اس خط کے مندرجات، اس خط سے پہلے کی بھی ایک کہانی ہے، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے تو وہ جو اس خط میں کچھ واقعات کا ذکر کیا تھا وہ تو اس کا اثر اشیر نہیں تھا جو ایکچولی ان ججز کے ساتھ پیش آئے واقعات تھے۔ یعنی اس ملکی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ میں مداخلت کے لیے اپنی مرضی کے جوڈیشل آؤٹ کم حاصل کرنے کے لیے اس حد تک چلی گئی تھی کہ جب پھر یہ ججز جو ہے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے اس مداخلت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہ جو پھر سلسلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھیلا، پھر یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچا، پھر ہمیں یاد ہے کہ جب نہ چاہتے ہوئے بھی تجاویز مانگی گئی تھی تمام 5 ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس میں، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تمام ہائی کورٹس نے جب اپنی تجاویز دی تھی تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ننگی مداخلت ہے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں سیاسی معاملات میں ISI اپروچ کرتی ہے، جب ہم ان کی مرضی کے فیصلے نہیں دیتے تو افغانستان سے ہمیں ہماری زندگیوں سے متعلق تھریٹس کال جو ہے وہ آتی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی کچھ شعر و شاعری کے انداز میں یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ کیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ پھر یہ جو معاملہ ATC کے ججز اور پھر جو ماتحت عدلیہ ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، وہاں تک پہنچا۔ سرگودا کے جج جو ہیں محمد عباس، راولپنڈی کے جو جج تھے اس وقت ملک اجاز آصف، ان کی جانب سے ایگزیکٹلی تو ان کی جانب سے جو سارے معاملات آئے تو پھر اس ملاقات میں بھی یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور نہ صرف یہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں، اور obvious ہے، اور یہ بات مطلب اگر ملاقات ہوئی ہے تو یہ چیزیں تو ڈسکشن میں آئی ہوں گی۔ اس کے بعد ان 6 ججز کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہے ان 6 ججز کو باندھ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت کے تھے انہوں نے ایگزیکٹو کے سامنے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پھینک دیا۔ ان ججز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی نے جب ایک تو ان کو ملاقات کے لیے بلایا، ان کی فیملیز کی باقاعدہ ڈیٹیل پکچرز لیک ہونا شروع ہوئی، کسی کی جعلی ڈگری نکال لی، کسی کے والدین کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو چند ایک سامنے آئی ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان ججز نے صرف ٹپ آف دا آئس برگ کو رپورٹ کیا، اپنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے تجویز مانگی، لیکن اس تجویز مانگنے پر جو واویلا ہوا عدلیہ کے ساتھ، میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی تک یہ 26ویں آئینی ترمیم کی صورت بھی جو کچھ کیا گیا ہے اس کی بنیاد ان 6 ججز کے خط ہی سے ہوئی، اور اس کے بعد ہی باقاعدہ ججز کے خلاف نیم اینڈ شیم کرنا شروع ہوا۔ یہ تک کہا گیا کہ ہم ان کے پگڑیوں کے فٹ بال بنا کر اچھالیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ ہوا میں نہیں تھی، اس کی بنیاد یہ خط ہی تھا، اور کرنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ اور اگر یہ ججز بول پڑے اور یہ ججز عوام کو بتانے لگے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، تو پھر جو کرنے والے ہیں وہ کہیں پر بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ بتا رہے کہ ان ججز کو ملاقات کے لیے بلایا گیا، ان ججز کو آپ نے بتایا کہ وہ تمام ججز 6 کے 6 ججز آئے جن کے ہم نام ڈسکس کر چکے ہیں، تو کہ یہ ملاقات کہاں پر ہوئی، اور جو ججز کی ظاہر گریونسز سنی گئیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جسٹس منصور علی شاہ کو نہ بنانے کی بات ہو رہی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ ججز استعفے دے دیں گے۔ تو کیا اس پہ راہ میں جسٹس یحییٰ افریدی نے ان ججز کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ سب کچھ کیا، اور ملاقات بیسیکلی کہاں پر ہوئی ہے؟ یہ
देखिए, मुलाकात तो वहीं पे हुई है जहाँ पहले भी होती रही है, जहाँ पहले हुँ, भी जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा इन जजेस को मुलाकात के लिए बुलाकर थ्रेट करते रहे हैं, लेकिन उस वक़्त फ़र्क ये था कि उन मुलाकातों में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक भी हुआ करते थे। ये मुलाकात इस सारे मामले में अहम तरीन बात ये नहीं कि मुलाकात कहाँ हुई। हुँ, मुलाकात होना इटसेल्फ एक मैसेजिंग है इस मुल्क की हुँ, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि नए चीफ जस्टिस जो है वो अपने जजेस के साथ खड़े हैं। तो मैं एक और बात आपको यहाँ पर बताऊं। एक तो इस खत में, इस मुलाकात में जो जो डिस्कशन हुई, उसके बाद हमने ये देखा कि जब वो ख़त लिखा गया, आपने दुरुस्त कहा कि उनकी फैमिली की तफसीलात जो है वो आई और जिस तरह तौहीन अदालत की गई। और फिर ये भी नहीं, बात यहीं तक नहीं रुकी। हमने देखा कि रियासती सरपरस्ती में कुछ अनासर ने जो एक इंतहाई भोंडा प्रोपोगेंडा किया, इंतहाई तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बल्कि हुँ। हमारा जो सरकारी टीवी है वो उसमें इस्तेमाल होता रहा, रियासती वसाइल उसमें इस्तेमाल होते रहे। और फिर इन वैसे छः जजेस के खिलाफ, इन छः मुझे जजेस में लगता से है कि अक्सरियती। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया या अब जिस किस्म के उनके हालात हो गए हैं, उनके ऊपर डिस्कशन इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि आप एक जज की लाइफ़ को थ्रेट कर रहे थे, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर वसीम, हमें ये भी बात करनी चाहिए कि तमाम तर हमें मालूम है रियासती मशीनरी इन जजेस के खिलाफ इस्तेमाल हुई। ये तो वो है जो हमें आपको मालूम पड़ा क्योंकि इन जजेस ने बोलने की जुर्रत की। उससे पहले तो जो कुछ होता रहा वो आज तक किसी के सामने ही नहीं आया, जिसके साथ होता रहा, कितने किस्से मिट्टी में दफन हो गए। यहाँ पर हमें एक चीज को जरूर डिस्कस करना चाहिए और वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जब खड़े होके इन्हीं जजेस के खत, उन्हीं लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के तमाम तर कहानियां किस्से सुनकर ये वाजे ऐलान कर दिया था कि हमें कहीं लकीर खींचनी होगी, कहीं फायर वॉलिंग होगी, तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि अब तो जस्टिस याया अफरीदी भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं ना जो जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे थे? तो फिर तो तमाम जजेस का कंसेंसस होने वाली बात दुरुस्त है। ये बात भी दुरुस्त है कि जजेस ने आपस में बैठ के तय किया है कि बस ठीक है, जिसको भी चीफ बना रहे हैं हमने उस बात में मजीद मसाइल नहीं क्रिएट करने, आपस की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, बल्कि अब बाकायदा बाकी जो महकमे हैं उनको ये पैगाम देना है कि अदलिया एक इदारे के तौर पर मुत्तहिद है। तो मुझे तो ये मुलाकात बिल्कुल उसकी एक जो तमाम तर अब तक सामने आती हुई खबरें थी जराए से, उनकी तस्दीक लग रही है। देखिए, मैं जो अपनी आपकी इस बात का भी जवाब देता हूँ, जो मैं ये समझता हूँ उस पर कॉमेंट ज़रूर करूँगा। जो मैं गुज़श्ता बात कर रहा था, अब वो बात इस तरह से अहम है कि देखिए, ना सिर्फ इन जजेस के ख़िलाफ़ वो रियासती वसाइल में एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया था, बल्कि कुछ प्रॉक्सी कंप्लेंट्स जो हैं वो दायर की गई थी, आपको याद हो अगर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन जजेस के ख़िलाफ़। और फिर उनमें से एक जज साहब जो है उनकी एक डिग्री का मामला आया, और जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मामला आया, जिस तरह वहाँ पर जस्टिस इस मुल्क तारिक की फ़ौजी महमूद जहांगीरी। इस्टेब्लिशमेंट ने एग्जैक्टली उसमें जो मुदाखलत की, और उस सारे मामले में जिस तरह एक्सपोज किया वहाँ के एक सिंडिकेट के मेंबर ने, और उन्होंने उस रियासती जो जबर है और जो वहाँ पर वसाइल इस्तेमाल किए गए थे उसे मानने से इनकार करते हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी के हक़ में आकर खड़े हुए। और फिर जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ से जो एक रिलीफ मिला जस्टिस जहांगीरी को, उसके साथ साथ एक और जज साहब भी थे, ना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन सब के खिलाफ जो बदनीति पर मुबनी शिकायत दायर हुई थी, वहीं एक जज साहब जो थे वो गालबन एक माह की रुखसत पर बैरून मुल्क भी गए थे। और फिर हमें याद है कि जो इस मुल्क के फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो कुछ सहाफ़ियों को आकर बुलाते थे और बताते थे कि जी वो जस्टिस बाबर सत्तार गालबन एक माह की छुट्टियों पर थे, कि जी उनको इस्तीफ़ा देने के लिए गए हैं, वो अब मज़ीद यहाँ पर काम नहीं करेंगे, वो अब इस्तीफ़ा दे देंगे, वो अब घर चले जाएंगे। तो फिर हमने देखा कि अब वो अगर उन्होंने वापस आकर यहाँ अदालत में बैठे हैं, कमरा अदालत में, तो उसका मतलब यही है कि वो फिर इस मुलाकात से कॉन्फिडेंट होके आए हैं। अगर उन खबरों में सदाकत थी भी तो फिर वो जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ ये जो मुलाकात हुई उसके बाद उनके जो कंसर्न्स थे वो सुने गए, उनको एड्रेस करने की यकीन दहानी की गई, तो ही वो कोर्ट रूम में आके बैठे। और फिर हमने उसके बाद भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थी उसका जो रिस्पांस था वो यकसर मुख्तलिफ हम गुज़श्ता एक हफ्ते से देख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये उस हम्म। मुलाकात का नतीजा है, और ना सिर्फ उस मुलाकात का बल्कि उस मुलाकात के बाद एग्जेक्टिव को जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये पैगाम भेजा जाना कि अब मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो ये इंतहाई अहम है। और फिर 8 नवंबर को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला टेकअप होगा, क्या उसमें जो रूल्स हैं या फिर जो एक जज का कंडक्ट है उसमें अमेंडमेंट की जाएंगी, या क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा। तो बहरहाल ये इंतहाई अहम हो चुका है अब 8 नवंबर का इजलास भी।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम। अब क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, हम इसको इख्तिताम करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि हम जब एक दिन पहले ये रिपोर्ट कर चुके कि अब लग रहा है कि खौफ के बादल छट रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से ही हमने बात की थी कि उनके कंडक्ट में किस तरह से साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा के जाने के बाद फर्क आया है। तो अब ये देखना है कि जस्टिस याया अफरीदी ने तो अपनी तरजीहात वाजे कर दी हैं, और आपने दुरुस्त कहा कि उन्होंने कंसर्न क्वार्टर्स को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि अब मजीद नहीं होगा, इनफ इज इनफ। तो अब ये देखना है कि क्या मजीद कोई कानून साजी लाकर या किसी तरीके से अब जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरी की पूरी गेम उल्टी पड़ गई, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी भी एग्जैक्टली वही निकले जो जस्टिस मंसूर अली शाह से खौफ था, या जस्टिस मुनीब अख्तर को रास्ते से हटाने का खौफ है। तो अब देखना है कि क्या अदलिया के मुत्तहिद होने पर मुल्क मजीद तबाही की तरफ ले जाएगी हमारी एग्जेक्टिव और मौजूदा हुकूमत, या फिर कोई बेहतरी आने का भी चांस है। तो ये आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। अब जो ये तमाम तर मामला है, इस पर अपना क्विकली एक कमेंट करके एंड पे बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि आइंदा आने वाले दिन पॉजिटिव होने वाले हैं या नेगेटिव होने वाले हैं? देखिए, जो जिस तरह से इतलात आ रही हैं, ज़राए ये दावा कर रहे हैं, जो आज के रोज़ एक ख़बर हमने अपनी इस वीडियो की सूरत में ऑडियंस के सामने रखी, या गुज़श्ता जिस रोज़ से हल्फ उठाया गया जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से, फुल कोर्ट का इजलास भी होता है, जो आर्बिट्रेशन कमेटी है उसमें जस्टिस मंसूर की वापसी होती है, 3 रुकनी जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर मुनीब की वापसी होती है, जस्टिस याया अफरीदी जो अपनी 3 तरजीहात बताते हैं। तो अब तक के उनके इन इक़दामात से अगर ये हकीकत ना भी हो, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये आंखों का धोखा है, हकीकत इसके बरक्स है, तो अगर ये सब कुछ वैसा भी हो तो ऑप्टिक्स जो है अब तक जस्टिस याया अफरीदी की जो हमें नज़र आई हैं, तो उसमें एक एटलीस्ट उनकी सिमत का तयन अब आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है उनको चीफ जस्टिस बनाकर अब गालबन बहुत जल्द पछताने वाली है, या क्या हुआ। तो बहरहाल इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी हम इसी प्लेटफॉर्म से अपनी ऑडियंस के सामने रखेंगे। तब तक के लिए मुझे और मरियम नवाज़ खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।